नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग हिंदी की क्लास करते हैं। ये हम लोगों की हिंदी की क्लास पर डे होती है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए की जाती है। किसके लिए? यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए की जाती है, जो कि 31 जनवरी 2021 को सी टेट का एग्ज़ाम आयोजित किया जाना है। उसी को हम लोग टारगेट करते हुए अपने सिलेबस को पूरा करने का काम करेंगे। 31 जनवरी 2021 को जो सी टेट का एग्ज़ाम होना है, उसी को टारगेट करते हुए हम लोग अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। ठीक साथियों, हम लोग हिंदी की क्लास ये कर रहे हैं। हिंदी की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण की चर्चा कर रहे हैं। किस में? हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें साथियों हम लोग अव्यय पढ़ने का काम कर रहे हैं। क्या? अव्यय पढ़ने का काम कर रहे हैं साथियों। अव्यय में हम लोग क्रिया विशेषण अव्यय को पढ़े थे। आज हम लोग दूसरा अव्यय जो संबंध बोधक अव्यय होता है, उसकी चर्चा करेंगे। किसका? संबंध बोधक अव्यय की चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय की बात हम लोग कर चुके हैं। तो साथियों, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, हम लोग पहले इसे जानेंगे। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के वाक्य के दूसरे वाक्य से दिखाते हैं। वाक्य के दूसरे का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे साथियों हम लोग बात करें कि दुकान पर ग्राहक खड़ा है। दुकान पर ग्राहक खड़ा है। दुकान पर ग्राहक खड़ा है। तो साथियों, यहाँ जो दुकान शब्द हुआ, यह संज्ञा का काम कर रहा है। जो पर शब्द है, यह संबंध बता रहा है किसके बीच? दुकान और ग्राहक के बीच क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। दुकान और ग्राहक के बीच पर शब्द जो है, यह संबंध बता रहा है कि ग्राहक कहाँ खड़ा है। ठीक, ग्राहक कहाँ खड़ा है। ठीक साथियों, तो इसका संबंध बताने का काम ये पर शब्द जो है ये कर रहा है। तो इसलिए इसी को हम लोग, पर शब्द को हम लोग
संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं साथियों। ठीक, यह साथियों संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं ये कुल मिलाकर 14 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम लोग इसे भी पढ़ने का काम करेंगे। ठीक साथियों, एक एक करके हम लोग संबंध बोधक अव्यय को भी पढ़ने का काम करेंगे। ये टोटल 14 प्रकार के होते हैं। इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ये डिफिनेशन आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक, संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं साथियों ये स्वयं 14 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये 14 प्रकार के होते हैं। चौदह प्रकार के होते हैं। इनमें इनसे रिलेटेड कुछ निश्चित शब्द होते हैं, उन शब्दों को भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ एक एक, दो दो, तीन तीन एग्जाम्पल जैसा समझा जाएगा करते हुए हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों सबसे पहले होता है स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। कौन सा? स्थानवाचक। स्थानवाचक होता है। ठीक साथियों, इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें कुछ शब्द आते हैं जैसे आगे, कुछ निश्चित शब्द आते हैं आगे, पीछे, निकट, आगे, पीछे, निकट, समीप, समीप। ठीक साथियों, और होता है सामने, बाहर, सामने, बाहर, परे, दूर इत्यादि शब्द जो होते हैं ये कैसे होते हैं? स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें साथियों तो एग्जाम्पल होता है, जैसे अगर बात करें तो एग्जाम्पल कह दें कि सीता के आगे राधा खड़ी है। सीता के आगे राधा खड़ी है। तो साथियों हम लोग क्या कह रहे हैं कि सीता के आगे, ये संबंध बता रहा है। सीता और राधा के बीच क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि सीता और राधा के बीच कैसा संबंध है। अर्थात सीता के आगे राधा खड़ी है। किसके आगे? सीता के आगे राधा खड़ी है। तो ये जो आगे शब्द है साथियों ये हमारा कैसा है? स्थानवाचक। कैसा है? यह स्थान बता रहा है कि सीता राधा के किधर खड़ी है। ठीक साथियों, तो यह हो जाएगा स्थानवाचक। स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। ठीक साथियों, ये हो जाएगा स्थानवाचक। जैसा एक एग्जांपल और देख लें, हम कह दें कि घर के बाहर गाड़ी खड़ी है। घर के बाहर कौन खड़ा है? गाड़ी खड़ी है। घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, दोनों के बीच में संबंध कौन बता? बाहर शब्द जो है। ठीक, तो ये बाहर क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है। घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी कहाँ खड़ी है? ये स्थान बता रहा है। तो यहाँ पे साथियों ये स्थानवाचक अव्यय कहलाएगा। स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। ठीक, तो घर के बाहर गाड़ी खड़ी है। ठीक साथियों, अगला हम लोग देखेंगे, दूसरा होगा दिशावाचक अव्यय।
इसे आप लोग नोट करते जाइएगा। अगला होगा दिशावाचक। दूसरा होगा दिशावाचक। इसके अंतर्गत कुछ निश्चित शब्द आते हैं साथियों, जैसे आसपास, और, दाएं, क्या, और, दायां, बायां, तरफ इत्यादि शब्द जो आते हैं ये सभी दिशा को दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? दिशा को दर्शाते हैं। जैसे हम कह दें साथियों, जैसे हम कह दें कि उत्तर की ओर हिमालय स्थित है। उत्तर की ओर हिमालय स्थित है। तो हिमालय कहाँ स्थित है साथियों? इसकी दिशा कौन बता रहा है? ओर। उत्तर की ओर, उत्तर की ओर कौन स्थित है? हिमालय स्थित है। तो यहाँ जो है दिशा की जानकारी दी जा रही है कि हिमालय कहाँ स्थित है? उत्तर की ओर। ठीक, तो ये जो ओर शब्द है साथियों, यह दिशा को डिनोट कर रहा है। तो यह दिशावाचक अव्यय होगा, दिशावाचक अव्यय। जैसे हम कह दें साथियों, जैसे हम कह दें कि रावण की तरफ सीता नहीं देखी। रावण की तरफ सीता नहीं देखी। रावण की तरफ सीता नहीं देखी। ठीक साथियों, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? रावण की तरफ, रावण और सीता में क्या संबंध, दिशा बताया जा रहा है कि रावण की तरफ सीता नहीं देखी, मतलब रावण की तरफ सीता माता देखी नहीं। ठीक, तो ये जो तरफ शब्द होगा साथियों, यह दिशावाचक होगा। कैसा होगा? दिशावाचक होगा। ठीक साथियों, कि रावण की तरफ सीता नहीं देखी। जैसे हम कहते हैं, अगला एग्जाम्पल साथियों, जैसे हम कह दें कि स्कूल के बाएं मंदिर है। स्कूल के बाएं क्या है? मंदिर है। तो ये दिशा दिखा रहा है कि स्कूल के बाएं क्या है? मंदिर है। ठीक साथियों, स्कूल के बाएं क्या है? मंदिर है। ठीक साथियों, स्कूल के बाएं क्या है? मंदिर है। तो यह साथियों क्या होगा? दिशावाचक अव्यय होगा। ठीक साथियों, अगली बात हम लोग करेंगे, अगला हम लोग कालवाचक अव्यय को देखेंगे। कालवाचक अव्यय तीसरा।
कालवाचक अव्यय। इसके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं साथियों कि पहले, बाद, आगे, पश्चात। पहले, बाद, आगे, पश्चात। क्या? पश्चात, अब, तक इत्यादि शब्द। ये सभी शब्द साथियों कालवाचक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? कालवाचक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। जैसे हम कह दें, क्या कह दें, जैसे हम कह दें राम के आगे श्याम खड़ा है। राम के आगे, राम के कहाँ? राम के आगे कौन? श्याम खड़ा है। तो यहाँ क्या? कालवाचक है। क्या होगा? कालवाचक अव्यय। राम के आगे कौन खड़ा है? श्याम खड़ा है। राम के आगे कौन है? राम के आगे श्याम खड़ा है। ठीक। जैसे हम कह दें राम के आगे श्याम खड़ा है, मतलब राम से पहले श्याम आया। जैसे हम कह दें कि सोमवार के बाद मंगलवार आया। सोमवार के बाद मंगलवार आया, ये क्या हुआ? काल हुआ। ठीक। सोमवार के बाद ही मंगलवार आया। ठीक। तो यहाँ क्या? कालवाचक अव्यय है। जैसे हम कह दें कि जनवरी के पश्चात अप्रैल या मार्च आएगा। जनवरी के पश्चात, जनवरी के बाद ही क्या? मार्च आएगा। ठीक। तो जनवरी के पश्चात ही मार्च आएगा, तो यहाँ काल बताया जा रहा है। ठीक। जैसे यहाँ लिख दें कि राम के आगे श्याम आया, लिख दीजिए। तो यहाँ काल बताया जा रहा है कि राम के आगे श्याम, मतलब राम से पहले कौन आया? श्याम आया। तो ये यहाँ काल बताया जा रहा है। इसी प्रकार सोमवार के बाद मंगलवार आया, जनवरी के पश्चात मार्च आएगा। ठीक साथियों। तो ये क्या है? कालवाचक अव्यय है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे साधनावाचक अव्यय के बारे में। किसके बारे में? साधनावाचक अव्यय के बारे में चर्चा करेंगे। साधनावाचक अव्यय किसके बारे में? साधनावाचक अव्यय।
चौथा साधनावाचक अव्यय। इसे हम लोगों को आज खत्म करना है। इसके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं साथियों, द्वारा, माध्यम, सहारे। द्वारा, माध्यम, सहारे। द्वारा, माध्यम, सहारे, जरिए, मार्फत, एक वर्ड होता है मार्फत, इत्यादि वर्ड जो होते हैं ये सभी साधनावाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? साधनावाचक अव्यय। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें? एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम एग्जाम्पल को लिखेंगे कि रमेश के द्वारा राकेश को मारा गया। रमेश के द्वारा किसे? राकेश को मारा गया। ठीक साथियों, किसके द्वारा? रमेश के द्वारा राकेश को मारा गया। जैसे अगर अगला एग्जाम्पल एक और देख लें तो इसमें लिखेंगे कि राकेश के माध्यम से, हम कह दें राम के माध्यम से आकाश का काम हुआ। राम के माध्यम से, किसके माध्यम से साथियों? साधनावाचक अव्यय। राम के माध्यम से आकाश का काम हो गया। ठीक, किसके माध्यम से? राम के माध्यम से आकाश का काम हो गया। ठीक साथियों, ये जो साधनावाचक अव्यय होता है इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं, इन्हीं से जुड़े हुए वर्ड होते हैं द्वारा, माध्यम, सहारे, जरिए, मार्फत इत्यादि शब्द जो होते हैं ये साधनावाचक अव्यय होते हैं। अगला हम बात करेंगे उद्देश्यवाचक। पांचवा होता है उद्देश्यवाचक अव्यय। उद्देश्यवाचक अव्यय, इसके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं साथियों, लिए, वास्ते, हेतु। लिए, वास्ते, हेतु, निमित्त इत्यादि शब्द जो आते हैं ये सब कैसे होते हैं? उद्देश्य, इनका कुछ न कुछ क्या होता है? उद्देश्य होता है। ठीक साथियों, क्या होता है? कुछ न कुछ उद्देश्य होता है साथियों। ठीक, क्या होता है? उद्देश्य होता है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके कुछ शब्द होते हैं जिसको मैंने बताया। जैसे हम लिख दें भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए। भारत माता की रक्षा के लिए सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए। ठीक, ये क्या है साथियों? उद्देश्य, मतलब प्राण गंवाने का कुछ उद्देश्य था। सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए, उसका उद्देश्य क्या था? भारत माता की रक्षा करना। क्या था?
भारत माता की रक्षा करना। ठीक, जैसे अगली बात करें, रमेश स्कूल जाने के वास्ते स्नान कर लिया। रमेश स्कूल जाने के वास्ते स्नान कर लिया, अर्थात रमेश के स्नान करने का कारण क्या था? स्कूल जाना। संबंध यहाँ उद्देश्य क्या था? रमेश के स्नान करने का उद्देश्य क्या था साथियों? रमेश के स्नान करने का उद्देश्य था स्कूल का जाना। तो मैंने कहा कि रमेश स्कूल जाने के वास्ते स्नान कर लिया। ठीक साथियों, अब अगली बात हम लोग करेंगे, उद्देश्यवाचक को कर लिए, अब हम लोग करेंगे व्यतिरेकवाचक। कौन सा? व्यतिरेकवाचक अव्यय। व्यतिरेकवाचक अव्यय छठवां होगा व्यतिरेकवाचक अव्यय। इसमें कहेंगे हम साथियों, इसके अंतर्गत कुछ वर्ड आते हैं जैसे अलावा, अतिरिक्त, सिवा, अलावा, अतिरिक्त, सिवा, बगैर। क्या? बगैर, बिना, बिना इत्यादि शब्द। इत्यादि शब्द जो होंगे वो व्यतिरेकवाचक होंगे। कौन से? व्यतिरेकवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत कुछ शब्द होते हैं, जैसे हो गया रहित हुआ, अलावा हुआ, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, बिना। यहाँ रहित भी लिख लीजिए, रहित इत्यादि शब्द जो होंगे वो व्यतिरेकवाचक अव्यय होंगे। ठीक साथियों, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ लिख दें मोहन के अलावा सोहन को कोई नहीं हरा सकता। मोहन के अलावा सोहन को कोई नहीं हरा सकता। ठीक साथियों, व्यतिरेकवाचक अव्यय, इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, अलावा, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, बिना, रहित इत्यादि शब्द। जो इत्यादि शब्दों से जो वर्ड बने हुए होते हैं वो व्यतिरेकवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल मैंने देखा कि मोहन के अलावा सोहन को कोई नहीं हरा सकता। अगली बात जैसे करते हैं, राधा को अंग्रेजी के अतिरिक्त कुछ नहीं आता है। राधा को अंग्रेजी के अतिरिक्त कुछ नहीं आता है। तो साथियों, राधा को किसके अतिरिक्त? अंग्रेजी के अतिरिक्त। राधा को अंग्रेजी के अतिरिक्त कुछ नहीं आता है। ठीक साथियों,
राधा को अंग्रेजी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं आता है। ठीक साथियों, ये होंगे हमारे व्यतिरेकवाचक अव्यय। अब अगली बात हम लोग करेंगे विनिमयवाचक अव्यय। कौन? विनिमयवाचक अव्यय। हम लोग 7वां लिखेंगे विनिमयवाचक अव्यय। विनिमयवाचक अव्यय साथियों, इसके अंतर्गत कुछ वर्ड आते हैं। बदले, एवज, स्थान पर, बदले, एवज, स्थान पर, क्या? स्थान पर, जगह पर, जगह पर इत्यादि शब्द जो होंगे, ये सभी शब्द विनिमयवाचक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। किसके? विनिमयवाचक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। ठीक साथियों, किसके अंतर्गत? विनिमयवाचक। जैसे अगर कह दें इसके एग्जाम्पल में, जैसे हम कह दें गेहूं के एवज में, गेहूं के एवज में चावल दे दीजिए। गेहूं के एवज में क्या? चावल दे दीजिए। गेहूं के एवज में चावल दे दीजिए। ठीक साथियों, तो यह क्या होगा? विनिमयवाचक अव्यय के अंतर्गत आएगा। जैसे हम कह दें इलाहाबाद के बदले प्रयागराज। अब हो गया प्रयागराज के बदले कहाँ? प्रयागराज के बदले वाराणसी। प्रयागराज के बदले वाराणसी जाना है। प्रयागराज के बदले कहाँ? वाराणसी जाना है। ठीक साथियों, प्रयागराज के बदले वाराणसी जाना है। ठीक साथियों, ये हमारे विनिमयवाचक अव्यय कहे जाएंगे। अगली बात करेंगे हम लोग सादृश्यवाचक अव्यय। किसकी बात करेंगे? सादृश्यवाचक अव्यय की बात करेंगे साथियों हम लोग। आठवां पढ़ेंगे हम लोग सादृश्यवाचक अव्यय। सादृश्यवाचक अव्यय इसके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं साथियों, जैसे समान, तुल्य, बराबर, योग्य। समान, तुल्य, बराबर, योग्य। क्या? बराबर, योग्य, तरह, तरह, सरीखा इत्यादि शब्द जो होंगे वो कैसे शब्द होंगे? सदृश्यवाचक अव्यय होंगे। जैसे हम कहते हैं साथियों जैसे हम कह दें
क्या कह दें, जैसे हम क्या कह दें, कोमल के समान क्या कहते हैं, कोमल के समान, या लिख दें हिमालय के समान ऊंचा, हिमालय के समान ऊंचा स्थल है। हिमालय के समान ऊंचा, क्या, हिमालय के समान ऊंचा कोई स्थल है। ठीक साथियों, हिमालय के समान ऊंचा स्थल है तो सदृशवाचक हो गया। ठीक, अगली बात कर दें, जैसे हम कह दें हनुमान की तरह, क्या, हनुमान की तरह कोई शक्तिशाली नहीं, हनुमान की तरह मोहन बलशाली है। हनुमान की तरह मोहन क्या है, बलशाली है। ठीक साथियों, हनुमान की तरह मोहन भी क्या है, बलशाली है। अगला हम बात करेंगे अव्यय की। अगला अव्यय होगा विरोधवाचक अव्यय। विरोधवाचक अव्यय, विरोधवाचक अव्यय की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर कुछ शब्द आते हैं, जैसे विरोध, 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 अपराध, विरोध, विरुद्ध, अपराध, या साथियों विपरीत लिख लीजिए, विपरीत इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द। विरोधवाचक अव्यय के अंदर कुछ शब्द आते हैं, विरोध, विरुद्ध, विपरीत इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे हम कह दें, जैसे हम कह दें जैसे हम कह दें जैसे हम कह दें बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के विपरीत, विरोध में बीजेपी के विरोध में सपा ने चुनाव लड़ा। बीजेपी के विरोध में, क्या, बीजेपी के विरोध में सपा ने चुनाव लड़ा, ये विरोधवाचक अव्यय के अंतर्गत आएगा। जैसे हम कह दें जैसे हम कह दें उत्तर के विपरीत, उत्तर के विपरीत दक्षिण है। उत्तर के विपरीत क्या है, दक्षिण है। हम कहते हैं उत्तर के विपरीत क्या है, दक्षिण है, तो यहाँ विरोधवाचक अव्यय आएगा। जैसे हम कह दें मोहन के विरुद्ध
मोहन के विरुद्ध श्याम है। मोहन के विरुद्ध श्याम है। तो यहाँ क्या होगा? विपरीत वाचक अव्यय होगा। क्या होगा? विपरीत वाचक अव्यय होगा। अगला होगा साथियों साहचर्यवाचक अव्यय। अगली बात करेंगे साहचर्यवाचक अव्यय। साहचर्यवाचक अव्यय इसके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं साथियों, जैसे साथ, संग, सहित, समेत। साथ, संग, सहित, समेत इत्यादि शब्द जो आते हैं ये कैसे होते हैं? साहचर्यवाचक अव्यय होते हैं। कैसे? साहचर्य। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मोहन परिवार के संग मोहन परिवार के संग राम के घर गया। मोहन किसके? परिवार के संग राम के घर गया। तो यह साहचर्यवाचक अव्यय के अंतर्गत आएगा। ठीक साथियों, जैसे हम कह दें मोहन विद्यार्थियों, जैसे हम कह दें रमेश विद्यार्थियों के संग विद्यार्थियों के साथ घूमने गया। मोहन विद्यार्थियों के संग टूर पर गया। टूर पर गया। मोहन किसके? विद्यार्थियों के साथ। किसके साथ? मोहन विद्यार्थियों के साथ टूर पर गया। ठीक साथियों, ये क्या होगा? साहचर्यवाचक अव्यय होगा। अगला हम लोग कह दें विषयवाचक अव्यय। क्या होगा? विषयवाचक अव्यय की चर्चा करेंगे हम लोग। विषयवाचक अव्यय 11 नंबर। विषयवाचक अव्यय, इसके अंतर्गत कुछ शब्द होते हैं साथियों, संबंध, विषय, आश्रय। संबंध, विषय, आश्रय, भरोसे इत्यादि शब्द जो होते हैं ये सब विषयवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। किसके? विषयवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? विषयवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कह दें कि राधा छात्रवृत्ति के भरोसे पढ़ाई कर रही थी। राधा किसके भरोसे? छात्रवृत्ति के भरोसे पढ़ाई कर रही थी। ठीक। जैसे हम कह दें
जैसे हम कह दें बच्चे माता पिता के आश्रय पर जी रहे हैं। बच्चे माता पिता के आश्रय पर जी रहे हैं। किसके? बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता के आश्रय ही जी रहे हैं। ठीक साथियों, अगली बात करेंगे हम लोग, ये विषयवाचक हो गया। अगली बात करेंगे हम लोग संग्रहवाचक अव्यय। किसके? संग्रहवाचक अव्यय के बारे में बात करेंगे। संग्रहवाचक अव्यय। बारह होगा। संग्रहवाचक अव्यय क्या होगा? संग्रहवाचक। इसके अंतर्गत साथियों आएगा लगभग, कुछ शब्द आते हैं इसके अंतर्गत, लगभग, भर, मात्र, तक, लगभग, भर, मात्र, लगभग, भर, मात्र, तक, अंतर्गत, तक इत्यादि शब्द जो होते हैं ये संग्रहवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कह दें राम की पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी है। राम की पढ़ाई लगभग क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है। ठीक साथियों, मतलब अब संग्रहित हो गया, पढ़ाई अब संग्रहित हो गई है, जितना पढ़ना था वो पढ़ चुका। ठीक साथियों, अगली बात जैसे हम कह दें राम की सोच, जैसे कहते हैं सीता की सोच राम तक है, राम तक ही है। सीता की जो सोच है वो किसके पास तक है? सिर्फ राम तक है। सीता की सोच जो संग्रहित है वो सिर्फ राम तक ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, अब अगली बात करेंगे हम लोग साथियों तुलनावाचक अव्यय की बात करेंगे। किसकी? तुलनावाचक अव्यय। तुलनावाचक अव्यय, इसके अंतर्गत कुछ शब्दों को देखेंगे हम लोग साथियों। अपेक्षा, समक्ष, समान, अपेक्षा, समक्ष, समान इत्यादि शब्द जो आएंगे वो तुलनावाचक आएंगे, अव्यय के अंतर्गत आएंगे। जैसे हम कह दें
जैसे हम कहते हैं राम के समान बलशाली कोई नहीं है। राम के समान बलशाली कोई नहीं है। क्या है? राम के समान बलशाली कोई नहीं है। जैसे हम कह दें कि पाकिस्तान की सेना नहीं, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान भारत की अपेक्षा कुछ नहीं है। पाकिस्तान भारत की अपेक्षा क्या कुछ नहीं है। पाकिस्तान भारत की अपेक्षा कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है। अगला हम लोग पढ़ेंगे साथियों कारणवाचक अव्यय। लास्ट पढ़ेंगे हम लोग कारणवाचक अव्यय। इसके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं साथियों। कारण परेशानी से मारे, कारण परेशानी से मारे इत्यादि शब्द जो आते हैं वो कैसे अव्यय होते हैं? कारणवाचक अव्यय होते हैं। जैसे अगर साथियों हम कह दें, क्या कह दें? हम कह दें, क्या कह दें बताइए? जैसे हम कह दें राम के पढ़ाई का कारण राम के पढ़ाई न करने का कारण पैसा है। राम के पढ़ाई न करने का जो कारण है वो क्या है? पैसा है। ठीक साथियों, राम के पढ़ाई न करने का कारण क्या है? पैसा है। ठीक साथियों, अगली बात जैसे हम कह दें पैसे के परेशानी से, पैसे के परेशानी से राहुल पढ़ नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया। किसकी परेशानी से साथियों? पैसे की परेशानी से राहुल पढ़ नहीं पाया। ये कैसा अव्यय होगा? कारणवाचक अव्यय होगा। कैसा अव्यय साथियों? कारणवाचक अव्यय होगा। आज साथियों हम लोग संबंध बोधक अव्यय के बारे में आज हम लोग जाने। साथ ही साथ संबंध बोधक अव्यय के कौन कौन से भेद होते हैं इसके बारे में भी आज हम लोगों ने चर्चा किया। और संबंध बोधक अव्यय के कुल कितने भेद होते हैं इसको भी हम लोगों ने क्या जानने का काम किया। ठीक साथियों, संबंध बोधक अव्यय को जाना, साथ ही साथ संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? 14 भेद होते हैं। इन सभी भेदों को मैंने जाना और अच्छे से विस्तार से एग्जाम्पल के साथ पढ़ने की कोशिश की। ये क्लास हमारी साथियों यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को कंटेंट यहाँ से दिया जा रहा है। आप पूरी अच्छे से तन्मयता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे भी और भी विद्यार्थी आपके YouTube चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ सकें। और क्लास कैसी लगी इसकी भी प्रतिक्रिया आप लोग
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक साथियों। और उसके बाद आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और आप लोगों को यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए 3 क्लासें इस समय रेगुलर दी जा रही हैं। एक सुबह क्लास बाल विकास की दी जाती है, दूसरी दोपहर में क्लास आप लोगों को हिंदी की दी जा रही है, तीसरी क्लास सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड कोई ना कोई एक क्लास आप लोगों को जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी की शाम को रात में 7, 8, 9 बजे तक दी जाती है, ठीक साथियों। तो ठीक है, आप लोग क्लासों को अच्छे से रेगुलर वे में करिए, बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से। हम आपके लिए और कुछ क्या इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी भी आप सलाह हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक साथियों। ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।